आपकी पार्टी से जो टिकट मांगने वाले हैं वो ये कहते हैं कि 2003 में सामाजिक न्याय मंच ने चुनाव लड़ा, गोपाल जोशी ने जी जी और 36,000 के आसपास वोट लिए। तो उस समीकरण में वीरेंद्र जी चुनाव जीत गए। 2008 में ये सीट छोड़ दी जी जी समझौते में। जी तो पंडित जी जो घी वाले थे उनका वह लोन कैंसिल में कोई वर्चस्व नहीं था, इसलिए चुनाव जीत गए। ठीक है, ये 2 कंटिन्यू चुनाव लूज कर गए। ठीक तो अब हमारा एक राइट बनता है। जी। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति अपना अपना दावा करेगा। मुझे ये पता है कि पार्टी की जो पहले की पॉलिसी रही वो पॉलिसी रही कि जो 2 बार लगातार हारेंगे उनको कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। लोग बातें करते हैं, वो कितनी सही कितनी गलत आप ही मोहर लगा दीजिए। आपके बारे में एक कहा जाता है कि एक व्यक्ति कोई आया आपके पास जी और उसने कहा कि आपका फलां कार्यकर्ता रूस गयो, एक अपनी भाषा में। हाँ। मैं बता दूं, रूस गयो मतलब रूठना होता है। तो आपने ये जवाब दिया, वो रूस क्यों गया, उसको तो जापान जाना चाहिए, फ्रांस भी जाना चाहिए, अमेरिका भी जाइए। जी जी। वापस बात करता हूँ कि हमारे बुजुर्गों की कई कहावत को याद करें। गोडे पर गढ़ करके झूठ पेश करना था, वो गोडे पर गढ़ करके उन्होंने झूठ पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही गृह मंत्री थे, लेकिन वो मुझ पर इतनी कृपा रखते थे कि वो हर बात में मुझे गाइड करते थे और मोटिवेट भी करते थे, और कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाना था तो वो भी लगाते थे कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा तुम्हें इस बात के ऊपर नहीं ध्यान करना चाहिए। तो वो भी होता था तो वो भी ध्यान करा देते थे, जो कि होना भी चाहिए। मेरे पिता ऑटो का किराया 20 रुपया की बजाय 15 रुपया लगे, इसके लिए 2 किलोमीटर जून के महीने में दिन में 2 बजे भी पैदल चल लेते थे। अच्छा। क्योंकि हमारे पास में साधन नहीं थे। मेरे पिता 16 साल तक राजनीति से दूर रहे। कोई नहीं मान रहा था कि उनकी वापस किसी तरीके की कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एंट्री रहेगी। आप देख रहे हैं टॉक विद BMR। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में रहे राजस्थान के पूर्व गृह एवं परिवहन राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल। वीरेंद्र जी को लेकर के लोगों में खूब सारे किस्से हैं, खूब सारी चर्चाएं हैं। उन किस्से और उन चर्चाओं के बारे में वीरेंद्र जी से हमने बात की। इसके अलावा उनके बचपन के बारे में हमने बात की। इसके अलावा मंत्री रहते हुए उन्होंने किस प्रकार से काम किया और किस प्रकार से उन्होंने करप्शन मिटाने के लिए काम किया, उस पर भी हमने चर्चा की। वीरेंद्र जी के पिताजी भीमसेन जी 6 बार MLA रहे, मंत्री रहे। उनके भी कई किस्सों के बारे में हमने बात की। उनका पॉलिटिकल विजन क्या है, इस पर भी हमने चर्चा की। आप हमारे साथ बने रहिए। बेनीवाल साहब, टॉक विद BMR में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत याद करने के लिए भी धन्यवाद, और मुझे यहाँ पर जो मौका दिया इसके लिए भी धन्यवाद। जी, हम बात करेंगे 1982 से। जी। आप उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट थे। जी। प्रेसिडेंट थे राजपाल सिंह जी, जी जो वसुंधरा गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। जी। कैसे संबंध है आपके उनसे? आज भी अच्छे संबंध हैं। हम दोनों उस वक्त लगभग समय साथ रहते थे, और उसके बाद में आने वाले समय में वो अपनी पार्टी के अंदर एक्टिव रहे, मैं मेरे काम में एक्टिव रहा, छोटा मोटा अपना घर चलाने के जुगाड़ में रहे। जी। वो इलेक्ट होकर के MLA भी बने, मिनिस्टर भी बने, लेकिन उनसे समय समय पर मिलना रहता था। वो पद पर रहे या ना रहे हों, मैं पद पर रहा हूँ या ना रहा हूँ, ये बेईमानी था। और मिलने में अगर कहीं वर्षों भी रहे हों तो भी संबंध वैसे ही है जैसे हमारे उस समय थे। मित्रता कायम है। जी हाँ। उस समय कॉलेज की बहुत सारे और इंसिडेंट्स, उस समय के और जो दोस्त जी, जो आज भी आपके साथ हैं। देखिए, हर व्यक्ति जीवन की इस भागम भाग में अपने इश्यूज को लेकर के व्यस्त है, लेकिन उस व्यस्तता में भी मैं वो खुशनसीब हूँ कि जिनका पुराने दोस्तों से भी मिलना रहता है। आज चाहे मैं कितना ही बीकानेर में और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना टाइम दे रहा हूँ जी, लेकिन समय समय पर उन पुराने जो साथी हैं, चाहे स्कूल टाइम फ्रेंड हो, कॉलेज टाइम फ्रेंड हो, उनसे मिलना भी रहता है। और कुछ इंटरेक्शन के इस तरीके के मंच भी बने हुए हैं, जैसे स्कूल के एलुमनाई बनी हुई है, उसमें एक्टिव रहते हैं।
और इसी तरीके से जो पुराने फ्रेंड्स हैं, कॉलेज की तो एलुमनाई ऐसी नहीं है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं और कोई सामाजिक कार्यक्रमों में मिलना रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। जीवन के वही दिन हैं जिन दिनों में न तो किसी ने ये सोचा था कि वो कहाँ तक आगे जाएगा, और न किसी से मिलने में कोई बहुत स्वार्थ था। वो दिन आज भी याद आते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन के अंतिम दिन तक याद आएंगे। एजुकेशन कहाँ हुई आपकी, प्राइमरी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन भी मेरी जयपुर में ही हुई, जयपुर के महावीर स्कूल में मेरी रही एजुकेशन। जी। और उसके बाद में कॉलेज मेरा रहा कॉमर्स कॉलेज, वहाँ का पास आउट में रहा। बीकॉम किया आप? जी हाँ, बीकॉम किया। उसके बाद में मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमकॉम किया। जब आप एमकॉम कर रहे थे तब चुनाव लड़ा आपने? नहीं नहीं, ये हमारा सेटअप उस वक्त का जो होता था, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दो ही स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन होता था। जी। प्रेसिडेंट जो होते थे वो, उसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट होते थे वो पोस्ट ग्रेजुएट या लॉ इस तरीके की एक, मतलब उसका ग्रेजुएशन हुआ मस्ट था। और जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन था ये अंडर ग्रेजुएट्स का था। अच्छा जी। तो आप उस समय बीकॉम? हाँ, मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था उस टाइम। तो आपकी कंप्लीट एजुकेशन जयपुर की? जयपुर की। बचपन आपका जयपुर में भी था? जी हाँ। आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो जी। जिन्होंने यहाँ के पूर्व राजघराने के राजा करनी सिंह जी के सामने चुनाव लड़ा। जी। और उस चुनाव के बाद करनी सिंह जी ने दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। जी। भीमसेन जी ने बहुत जोरदार चुनाव लड़ा। जी। कुछ कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करूंगा इस लोकसभा क्षेत्र के जो सम्मानीय मतदाताओं का, कि उन्होंने इतनी बड़ी हस्ती के सामने मेरे पिता को इतना मदद करी। और उस मदद में बीकानेर शहर और उसमें चूरू का भी भाग था उस टाइम। वो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और आप ये देखिए कि उस समय जो मेरे फादर को वोट करने वाले लोग थे वो अबव द कास्ट लाइन थे, बड़े एस्टैब्लिश। जो करणी सिंह जी की ये कह लीजिए, वो तो महाराजा साहब थे जी। तो जो राजपूत समाज के लोग थे उन्होंने भी बहुत, जो बड़े सम्मानित बड़े प्रतिष्ठित परिवार थे, उन्होंने भी मेरे पिता की उस समय मदद करी। और उनमें से नाम मैं आज के दिन लेना ठीक नहीं रहेगा, उनमें से राज्य के नंबर ऑफ टाइम्स मंत्री रहे हैं, उनका परिवार भी रहा आपके साथ? मेरे पिता के साथ। जी, वो आपके परिवार के जी साथ? हाँ, जी हाँ। और लोकसभा के सांसद भी रहे हैं और सांसद बनते बनते भी रह गए हैं, वो परिवार भी रहा था। और मैं वो खुश नसीब हूँ जिसको ऐसे हमारे उन सम्मानित महानुभावों से मिलने का मौका रहा। मैं एक बार चूरू गया था तो वहाँ पर मुझे मिले पूनिया साहब। उन्होंने बताया कि मैं चौधरी साहब का एजेंट था उस टाइम इलेक्शन में वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोगों से मेरा मिलना ना, वो बताते थे कि हम कितने जो जोश के साथ में वहाँ पर लगते थे। और शहर की बात करें, आप जनार्दन कल्ला जी से पूछिएगा जी, वो बताएंगे कि वो कितने जोश के साथ में उस वक्त जिताने के लिए और कांग्रेस के चिन्ह को जिताने के लिए मेरे पिता के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे बहुत शहर के बहुत सारे सम्मानित लोग हैं जिन्होंने उस वक्त मदद की। और वो चुनाव था, आपने ठीक फरमाया, महाराजा साहब ने उसके बाद में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया क्योंकि उस चुनाव में डिवीजन ऑफ वोट के कारण उनकी जीत सुनिश्चित हुई। बाकी तो भाग्य की बातें हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं क्योंकि जो डेटा सामने आता है वो ये है। और जो साहब कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिन्होंने कुछ वोट लिए थे और जिन वोटों के कारण कांग्रेस न जीत पाई थी, वो भी अपने आप में आने वाले दिनों में बड़े नेता रहे। हालांकि तत्काल उनका इलेक्शन का रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं आया था। मैं लेकिन बारंबार धन्यवाद करूंगा। और इस बात के लिए मैं लीडरशिप को भी कई बार ध्यान कराता हूं कि मैं उस परिवार से हूं जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की भावना को समझते हुए उस वक्त कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। जी। आपका पैतृक गांव है लून करनसर में बंदा। जी। पिताजी एक भाई थे। जी हाँ। दादाजी की एजुकेशन क्या थी? दादाजी की एजुकेशन नहीं थी। उस वक्त ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी। मेरे पिता को भी, क्योंकि मेरी दादी, मेरे पिता की अल्पायु में उनका निधन हो गया था। जी। कोतमाम देसर की थी, वहाँ के गोदारा परिवार की थी दादी। जी हाँ। तो
अपनी बेसिक एजुकेशन लेने के लिए भी उनको गांव से दूर आना पड़ा। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे दादाजी का कि उन्होंने इतनी हिम्मत रखी, और मेरे पिता का भी है जो धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत रखी कि इस छोटी सी उम्र में वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन तक के लिए भी बाहर निकले, और प्राइमरी एजुकेशन के बाद में आगे आगे चलते रहे, और उन्होंने MA LLB तक की डिग्री हासिल करने के बाद में इसी एरिया में अपनी सेवा देना शुरू किया। और इस एरिया की जो ज़रूरतें थी, जो कमियां थी, जो आम आदमी की समस्याएं थीं, उन सब के लिए काम किया, और उनके लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, शैक्षिक उन्नति के लिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक काम किया। जी, मेरा सवाल यही है कि दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे। जी पिताजी ने LLB की, वकालत भी की, जी 6 बार MLA रहे, जी बीकानेर के पहले जिला प्रमुख रहे, जी डेयरी के चेयरमैन भी रहे, जी इसके अलावा खूब सारे पद रहे, खूब सारा काम किया उन्होंने। जी पिताजी से आपने खूब किस्से सुने होंगे, जी ये कैसे मुमकिन हुआ, या प्रेरणा किसकी थी? पिताजी ने खुद प्रयास किया या दादाजी की प्रेरणा थी कि आपको पढ़ना चाहिए, बाहर जाना चाहिए? निश्चित रूप से ये मेरे दादाजी की ही प्रेरणा थी, क्योंकि पिता तो उस वक्त एक कह लीजिए कि बालक थे, और ऐसी स्थिति में नहीं थे कि खुद के फैसले खुद लेकर के और घर से दूर जा कर के अपने आप को कहीं शिक्षा से जोड़ पाएं। तो प्रयास उन्हीं के थे। बड़े जो दूरगामी सोच के व्यक्ति थे, और साधन संपन्न हम कभी भी नहीं थे, ना तब थे ना आज हैं, लेकिन सोच से बड़े संपन्न मेरे दादा थे, मेरे पिता थे, और ये संस्कार उन्होंने आगे भी दिए, और उसी का परिणाम रहा कि उन्होंने जीवन में ऊंचे से ऊंचे चाहे पद पर रहे हों, जी, कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, अपने क्षेत्र के लिए और अपने लोगों के लिए, और चाहे अनजान भी कोई व्यक्ति रहे हों, उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने हरदम सोचा, और केवल सोचा ही नहीं बल्कि किया। और धन्यवाद करूंगा मैं तो पार्टी का भी धन्यवाद करूंगा। 4 बार वो लगातार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, संगठन में वो महामंत्री रहे। उस वक्त 3 ही महामंत्री होते थे जी, और उनका दर्जा प्रधानमंत्री था। महामंत्री में भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भी इंचार्ज थे। उनको बड़ी जिम्मेवारियां मिली, और कई बार इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने भी जिक्र किया कि चौधरी साहब जब मैं NSUI का प्रदेश अध्यक्ष था, तब चौधरी साहब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा जी, इस बात को भी वो कई बार कोट करते हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगा। और एक बार कोई केंद्रीय मंत्री पधारे हुए थे, तो उनसे विशेष रूप से बुला करके मेरे पिताजी को इंट्रोडक्शन कराया कि मैं जब ये फर्स्ट टाइम गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तब की बात है, CM हाउस की बात है। ये बात मुझे पिताजी ने भी बताई थी, और निश्चित रूप से गहलोत साहब की तो इतनी मेमोरी शानदार है कि उनको ये बातें तो सब याद होगी ही होंगी। तो उन्होंने मिलाया कि जब मैं फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट का NSUI का प्रेसिडेंट था, तब चौधरी साहब MLA थे और जनरल सेक्रेटरी थे, और अभी भी MLA हैं, जब फादर 6ठी बार इलेक्ट हुए थे। ये उस समय एक थोड़ा सा दर्शक भी जानना चाहेंगे कि MLA थे और साथ में जिला प्रमुख भी बने, जी, तो ये क्या व्यवस्था थी उस समय? उस वक्त की व्यवस्था जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि वो दोनों ही पद पर रहने का वहाँ उनको मौका मिलता था। लेकिन हम अगर ईयर को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन थे। अच्छा, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बाद में ये जो जिला प्रमुख की व्यवस्था आई थी। जी, तो जब ये व्यवस्था आई थी, तो उस व्यवस्था के अंदर उन्होंने ये परमिट किया हुआ था, और उस पद पर भी वो दोनों ही पदों पर रह पाए थे। पहली बार MLA वो 57 में बने, जी हाँ, 57 और जिला प्रमुख बने 58 में। हाँ, 56 to 59 अगर मुझे ये ठीक याद है तो। अच्छा, जी, फिर उन्होंने 77 का और 80 का चुनाव नहीं लड़ा, नहीं लड़ा। कोई विशेष कारण? विशेष कारण ये रहा कि पार्टी ने उनको ओन नहीं किया। 77 के इलेक्शन में कांता कतूरिया जी वहाँ से कैंडिडेट हुई थी, जी, ओन नहीं किया, और 80 में भी ओन नहीं किया, और 80 के बाद में फिर 84 का था, उसमें भी नहीं किया, देन 89 में भी नहीं किया है, 93 में फादर को वापस कैंडिडेट बनाया, फिर 98 में वापस। जी हाँ। तो 93 में जब उनको कैंडिडेट बनाया गया था कांग्रेस पार्टी का, उस वक्त देखा जाए
तो उन्होंने खुद के लिए जो वोट मांगा था वो 1972 में मांगा था। अच्छा 72 के बाद में 93, तो देखा जाए तो 21 साल बाद उस अपने लिए वोट मांगा। तब तक तो वोटर की जनरेशन भी चेंज हो गई। काफी चेंज हो गई थी। लेकिन धन्यवाद है लुनकरण सर के सभी सम्मानीय मतदाताओं का कि उन्होंने उनको न वापस- सिर्फ जिताया बल्कि जिला बीकानेर के वो एकमात्र कांग्रेस के विजयी विधायक थे 93 में। 93। अच्छा, आप सक्रिय राजनीति में कब आए? देखिए, राजनीति आप अगर ये कहना चाहते हैं कि मैं इस लुनकरण सर कॉन्स्टिट्यूंसी की सक्रिय राजनीति में कब आया, एक ये विषय अलग हो गया। नहीं, मैं कंप्लीट की बात और कर रहा हूं। अगर वैसे छात्र तो जीवन से आप देखना चाहते हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं जी, कॉलेज जी, जी। लाइफ में तो आप वाइस प्रेसिडेंट जी रहे जी वहाँ। जी हाँ जी। तो वहां से आप कंटिन्यू पॉलिटिक्स में थे? हाँ, मैं उसके बाद में यूथ कांग्रेस का भी स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा। यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट वैसे भी रहा हूँ मैं। जी। और उसके बाद में बस मैं लगातार जुड़ाव रहा। और हमारे साथ के तो लगभग कई साथी हैं, वो बड़े उच्च मकाम तक पहुँचे। कुछ सीनियर थे, वो भी आगे तक रहे, आज भी चल रहे हैं। तो एक्टिव तो था, लेकिन यहाँ एक फैमिली सेटअप था हमारा। उस फैमिली सेटअप में मेरे एल्डेस्ट ब्रदर जो हैं, जो डॉक्टर थे, डॉक्टर विनय जी। वो फादर के साथ में हर समय रहते थे। और हम सब इसीलिए दूर रहते थे क्योंकि होता क्या है कि जब एक से ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं तो थोड़ा सा एक ये सीन ऐसा बन जाता है कि वो पावर शेयर की लड़ाई सी शुरू ना चाहें तो लोग करा देते हैं। तो इसलिए एक सीधा साधा रिजर्वेशन थे कि कोई भी इशू हो, एक पर्सन हैंडल करने वाले हैं, एक पर्सन रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वो दोनों ही अगर सामने संभालेंगे तो बेहतर स्थिति रहेगी, आने वाले को भी बेहतर है जो डील कर पाएंगे और रिजल्ट भी उसके बेहतर मिल पाएंगे। जी। तो मैं इलेक्शंस में रहता था, बट उसके बाद में मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ईयर 99 के बाद में था। ईयर 99 में मेरे एल्डेस्ट ब्रदर जो डॉक्टर विनय, उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी दिसंबर मंथ में। और उसके बाद से मैं मेरे फादर को सपोर्ट के लिए उनके साथ रहता था। और फिर पंचायत राज के इलेक्शन भी रहे जनवरी में। उन इलेक्शंस में भी मैंने पूरे एरिया में मेरे फादर के साथ में विजिट की थी। और लगभग जगहों पर बहुत इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, जिसमें आज खाजूवाला एक अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सब लुनकरण सर का पार्ट था। ये 2008 के परिसीमन में चेंज। जी हाँ, उस वक्त चेंज हुई। तो मैं सभी जगह रहता था। उस समय के बाद से मैं लगातार साथ रहा और कहीं कोई विषय नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर का भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई 2000। जी हाँ, ईयर 2000 में, मार्च महीने में, 15 मार्च को। और मैं दिसंबर मंथ से लगातार यहाँ पर हूँ 1999 के। और आज मुझे 23 साल से ज़्यादा समय हो गया है कि मैं इस क्षेत्र में ही लगातार बना हूँ। हर अपनी पारिवारिक और ये सामाजिक जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, वहाँ की उपस्थितियाँ उसको छोड़ करके केवल और केवल मेरे फादर की सोच को देखते हुए यहीं और यहीं। जी। राजनीति आपको विरासत में मिली, मैं ऐसा कह सकता हूँ? आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डिफर भी करूँगा जी। और माफ़ी भी चाहूँगा। क्योंकि विरासत में मुझे तब मिलती, राजनीति तो विरासत में मिली, लेकिन पद विरासत में नहीं मिला। पद का मैंने कहा ही नहीं। हाँ, मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। हाँ। पद विरासत में नहीं मिला, क्योंकि राजनीति तो मिल गई, क्योंकि मेरी बर्थ से पहले ही मेरे फादर जो एज अ MLA यहाँ पर इलेक्टेड थे। 57 से लगातार चल रहे हैं। फादर की डेथ के बाद में जो इलेक्शन रहा था, जिसमें पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया, मैं धन्यवाद करूँगा पार्टी का, कांग्रेस के आला जो हमारे नेता हैं उनका, वो इलेक्शन मैं सक्सीड नहीं कर पाया था, लूज कर गया। जी। तो वो मुझे पद विरासत में नहीं मिला, क्षेत्र विरासत में मिलता तो आप वो चुनाव जीतते। आपका मतलब यही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये परिस्थितियाँ अमूमन ये होती हैं कि जो सिंपैथी बाई इलेक्शन में सिंपैथी मिलती है और वो मिली नहीं। जी हाँ जी, वो नहीं मिली। उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, ये मतदाता है, उसका फैसला है। लेकिन उस परिस्थिति के बाद में भी कुछ ऐसा वातावरण बना, जो भी लोगों की सोच रही हो, उनका ये मानना रहा कि भाई ये यहाँ से शायद दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरा एकमात्र यही कहना था कि मेरे जो पिता हैं, उनकी तपस्या है इस क्षेत्र में, जीवन भर की तपस्या है। और उनकी तपस्या और उनकी सोच, उनको जैसा भी हम आगे बढ़ाना चाहें, जैसा भी हम बढ़ा पाएँ, उसके लिए हमारा प्रयास रहे। मैं लगातार बना रहा जी। और उस बात को मैंने एज अ चैलेंज लिया। 2003 में वापस चुनाव, धन्यवाद है सक्सेस कि पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया।
हालांकि तथाकथित विरोधियों ने बहुत सी बातें की कि ये बड़े मार्जिन से हार गए हैं, और कुछ और बातें जोड़ करके एक इतना बड़ा फिगर पेश की, और उस सब में ये माना जा रहा था कि मुझे कैंडिडेट दोबारा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जिनको कि जो कह लीजिए कि एक सिंपैथी वेव जो होनी चाहिए उसमें ही जो हार गए, तो उनको क्यों कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन मैं पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का पुनः धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं 2003 में एमएलए तो इलेक्ट हुआ, लेकिन उस वक्त कांग्रेस शासन में नहीं थी, शासन भारतीय जनता पार्टी का था, वसुंधरा गवर्नमेंट। जी। मैं वापस उस पर आऊँगा। 2000 के चुनाव को लूज करने के पीछे कोई विशेष कारण रहा? आपको क्या नजर आता है, मतलब कारण? देखिए, एक तो क्या हुआ, एक बहुत बड़े एरिया में बादल फटने के कारण पानी भर गया था, बहुत बड़े एरिया में, बहुत से गांव में। तो उन सबको रिलीफ देने के लिए सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। गहलोत साहब भी पधारे थे, राम सिंह जी बिश्नोई साहब भी मुझे याद आते हैं, वो भी पधारे थे, और एमएलए साहब जो भी उस वक्त मंत्रीगण जो थे वो पधारे थे, और हमारे नेतागण भी पधारे थे। बड़ा अच्छा काम हुआ। लेकिन उस काम के लाभ मिलने के साथ साथ हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने कुछ माहौल ऐसा बनाया कि आज के समय में, क्योंकि इलेक्शन भी ड्यू हो गया है, हम जो मांगेंगे वो मिलना चाहिए, और ये तो असंभव बात है। मैं फिर कहता हूं कि इतना अच्छा काम हुआ कि उस पानी को वहां से, जहां पर ऊंट भी खड़ा था, वो ऊंट भी ऐसा लग रहा था कि शायद 1 या 2 दिन में बैठ जाएगा। खड़ा ऊंट भी जो पानी को सहन नहीं कर पा रहा था, उन सब गांवों को खाली कराना, उनकी रिलीफ के लिए काम करना, बड़ा अच्छा काम हुआ था। लेकिन सामने वाले नेताओं ने ऐसा माहौल बनाया, उनके साथ उस वक्त, मुझे जहाँ तक ध्यान आता है कि अब मैं वापस माफ़ी चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि किन्हीं का नाम लेना ठीक नहीं है जी। यहाँ के नेता कुछ एक डेलीगेशन लेकर के चले गए दिल्ली में। उस वक्त वहाँ पर सरकार भी, मुझे याद आता है, कांग्रेस की नहीं थी, तो वहाँ प्रधानमंत्री आवास तक ले जाना, लोगों को मिलाना, रिलीफ का काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, राज्य की सरकार कर रही है, लेकिन लोगों को वहाँ ले जा करके एक ऐसा माहौल बनाया कि हम तो वहीं से सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो एक माहौल ऐसा बना दिया गया, क्योंकि वो इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी। उस इलेक्शन स्ट्रेटेजी में सो कॉल्ड और जो एस्पायरेंट थे उनका भी सहयोग रहा, कुछ एम्बिशियस लोग थे उनका भी सहयोग रहा, और कुल मिलाकर के हम अगर सार में बात करें तो हाँ, मैं तो अनफॉर्चुनेट था ही, वरना वो इलेक्शन, और मेरे फादर तो 5 साल के लिए इलेक्ट थे जी। तो अनफॉर्चुनेटली ये परिस्थितियां बनी और उसी का शिकार मैं हुआ। 2008 में आप दूसरी बार चुनाव जीते, सचेतक बने आप? हाँ, सरकारी मुख्य सचेतक। फिर आपको गृह राज्य मंत्री और परिवहन विभाग भी दे दिया। जी। तो गृह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार था आपके पास? जी नहीं, गृह राज्य मंत्री परिवहन का स्वतंत्र परिवहन था। का स्वतंत्र था। जी हाँ, जी। परिवहन डिपार्टमेंट भी बड़ा है। जी हाँ। क्या भरोसा था आप पर अशोक गहलोत जी का कि आपको गृह राज्य मंत्री भी दिया और उधर स्वतंत्र प्रभार परिवहन का भी दिया? ये प्रश्न तो आप उनसे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि उनका क्या भरोसा था, और मैं भरोसे पर, जो उनके भरोसे पर कायम रहा कि नहीं रहा। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि धन्यवाद है कि मुझे सबसे पहले तो सरकारी मुख्य सचेतक की जिम्मेवारी दी, उस वक्त जबकि पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में भी नहीं थी जी। हमें निर्दलियों का भी समर्थन था, अन्य छोटी पार्टियों का भी समर्थन था, और असेंबली के अंदर उन सबको लेकर के और फ्लोर के ऊपर पार्टी अपनी परफॉर्मेंस जो दे वो परफॉर्मेंस मेजोरिटी के साथ में दे। मैं नया था, फिर भी मुझ पर इतना विश्वास किया, मैं फिर धन्यवाद करूँगा। और सरकारी मुख्य सचेतक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जी। और मैंने मेरा प्रयास किया, 3 साल से अधिक का समय उस जिम्मेवारी पर मैं रहा, और हर समय मुझे हमारे साथी विधायकों का, मंत्रीगण का तो सहयोग रहता ही रहता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो हर बात को सिखलाते थे, और मुझे याद आता है बारंबार, कई बार संकोच भी होता था कि कोई मैटर होता था, उसको ड्राफ्ट भी करना होता था, तो ड्राफ्ट का करेक्शन भी अपने हाथ से किया करते थे। कभी चेहरे पर ये भाव नहीं आए उनके कि मैं जो सीएम हूँ, मैं इतना व्यस्त हूँ और मैं कोई करेक्शन करूँगा क्या। जी। बड़ा अच्छे तरीके से वो व्यक्ति हैं जो कार्यकर्ता को
कार्यकर्ता को कैसे तराशा जाए उसके लिए मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। और ये जो जिम्मेवारी जो आप फरमा रहे हैं, मेरी रुचि का जो ये होम जो है ना विभाग, ये तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन ये जिम्मेवारी जब मुझे दी गई तो इस जिम्मेवारी के पीछे एक, शायद मैं ऐसा सोचता हूँ, ये सोच रही हो कि मैं ईमानदारी से तो काम हर को करना है, तो जिम्मेवारी होती है ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम हो, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत हमारे में हो, और हम पीड़ित और शोषित वर्ग की मदद करने के लिए काम करें, जो कि कानून और व्यवस्था को बनाए जाने की पहली और आखिरी सोच होती है। मैंने उसको निर्वहन करने का अपना प्रयास किया। हालांकि मेरी अपनी सीमाएं थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही गृह मंत्री थे, लेकिन वो मुझ पर इतनी कृपा रखते थे कि वो हर बात में मुझे गाइड करते थे और मोटिवेट भी करते थे, और कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाना था तो वो भी लगाते थे कि नहीं भाई, इससे ज़्यादा तुम्हें इस बात के ऊपर नहीं ध्यान करना चाहिए। तो वो भी होता था तो वो भी ध्यान करा देते थे, जो कि होना भी चाहिए। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी यही बात थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ की बात करना चाहता है जी। और निजी स्वार्थ की पूर्ति भी तब तक हो जाना ठीक है जब तक कि किसी और को नुकसान ना हो, सिस्टम को नुकसान ना हो। लेकिन जहाँ सिस्टम को नुकसान हो रहा है, वहाँ ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करना ये आज के दौर में बड़ा कठिन है। लेकिन जब भी ऐसी बात रही, मैंने जो भी व्यक्ति ऐसे रहे, मैंने उनको स्पष्टता से बताया कि यहाँ मेरी सीमाएं हैं, इन सीमाओं से आगे मैं नहीं कर सकता। पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए प्रयास रहा। और मुझे रोडवेज जो कहा जाए कंपैरेटिवली एक 6 स्टेज पर थी, उस रोडवेज को स्ट्रेंथन करना, नए एम्प्लॉयज़ उसके अंदर है जो और है जो डेप्यूट होना, सेलेक्ट होना, ये सब काम के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत कृपा रखी, बड़ा बजट दिया और रोडवेज को थोड़ी सी ठीक स्थिति में लाने का प्रयास किया। और रूरल कनेक्टिविटी के लिए भी हमने काम किया। ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत उस वक्त की। ये सब मुख्यमंत्री महोदय की बड़ी सोच के कारण ही हुआ, क्योंकि वो ये सोचते थे कि ये जो लदी फदी बसें आती हैं, छोटे साधन आते हैं, आदमी अपनी लाइफ को रिस्क में डाल करके अपना सफ़र तय करता है, तो हम उनको बेटर फैसिलिटी दें। इसके लिए बड़ा अच्छा काम की शुरुआत हुई और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए। लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आई उसने उनको कंटिन्यू नहीं रखा। ये दोनों ही सोच जो थी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो कृपा करी, मैंने भी मेरा प्रयास रखा और रातों दिन एक करके मैं कोशिश रखता था कि मेरी वहाँ पर प्रेजेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा रहे और हम कुछ अच्छा कर पाए। आपने कहा कि होम ने तो मेरे पहले फेवरेट था न मेरा आज। पुलिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगते रहते हैं समय समय पर। जब सरकार में होता है तब विपक्ष लगाता है, और जब वही विपक्ष में आ जाते हैं तो वो लगाते हैं। जी। आपने इस डिपार्टमेंट में काम किया, ये वास्तव में आरोप लगते हैं या इस प्रकार से ये डिपार्टमेंट है जो काम करता है? आपका क्या अनुभव है? देखिए, बुजुर्गों की कहावत है, धुआं जा उठेगा, आग होगी तभी धुआं उठेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें रही होंगी। और सीधा सा बात है कि ये एक पावर से जुड़ा हुआ विभाग है, हर विभाग की पावर है, इसमें एक सीधा एक उनके पास में पावर होती है, डंडा उनके हाथ में होता है, हम ये कहना चाहें तो। उस डंडे का उपयोग और दुरुपयोग, ये तो ये कह लीजिए इतिहास गवाह है, वहीं से चला आ रहा है। और आज के समय में भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बातें आती रहती हैं। हमारे राज्य की बात ना करें, अन्य राज्यों की बात करें, हमारे देश की बात ना करें तो अन्य देशों की बात करें। ये सब तो होता ही रहता है। नहीं, जैसे आपका काम करने का तरीका बड़ा शार्प है, तो उनके साथ मीटिंग्स तो आपकी डेफिनेटली मीटिंग्स भी तो रहती। कभी आपको उन्होंने यूं बनाने का प्रयास किया कि क्या पता चलेगा, अपन ऐसी रिपोर्ट दे देते हैं, ऐसा कुछ हुआ? ये आप ठीक फरमा रहे हैं कि ऐसा रहता था। एक बार ऐसे ही कोई इंटरेक्शन था, कोई मीटिंग जो पेंडेंसी को लेकर की थी, तो उस पेंडेंसी में मैंने देखा कि वो जो नंबर ऑफ केस आ रहे थे और उसमें लास्ट ईयर जो आ रहा था, तो मैंने वहाँ उनको ध्यान कराया कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है और कहीं की बात ना करो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक 90s का केस पेंडिंग है जो इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसी बात आती थी
कि हो सकता है कि कुछ जो सही इन्फॉर्मेशन पूरी उनके हाथ में भी ना हो। तो फिर उसको रिव्यू किया डेफिनेटली रिव्यू किया और वो चेंज हुआ। जी, बिल्कुल। वो ऐड ऑन हुआ उस लिस्ट में, वो ऐड ऑन हुआ। तो ये तो एक कई बार रहता है, और कई बार ऐसा भी रहता है कि जो केस है उस केस की मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गया जी चेंज होने के बाद में उसका ईयर जिस ईयर में चेंज हुआ हो सकता है शॉर्ट लिस्ट में वो ईयर आ जाए, तो उसका जो एफआईआर का ईयर जो आना चाहिए वो मिस होकर के अगर इन्वेस्टिगेशन चेंज है वो शॉर्ट लिस्ट करने में रह गया हो तो ऐसा भी कारण हो सकता है। बट मोस्टली ऑफिसर्स बड़े सेंसिटिव थे और बड़े अच्छे से वो मुख्यमंत्री महोदय की सोच को भी समझ रहे थे, और बहुत अच्छा डिविजन्स पर जाकर के भी जनसुनवाई भी रहती थी जी और घर पर भी मैं मेरी तरफ से कोशिश करता था हर आने वाले व्यक्ति से मैं स्वयं मिलूं, और जो जैसी सोच लेकर के आते थे उस सोच के अकॉर्डिंगली मेरी सोच भी रहती थी कि कोई व्यक्ति दूर से चल करके आया है उसके फैक्ट्स को वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद अगर कोई रिलीफ उनको दिया जाना है अनिवार्य तो वो दिया भी जाए। तो ये प्रयास मेरा रहता था, और इसमें कई बार ऐसा भी रहा कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो वास्तव में बड़ा पीड़ित व्यक्ति था उसकी मदद करने में भी सफल रहे, जिसके कि फैक्ट्स पूरी तरीके से ध्यान नहीं आ पा रहे थे। जी अब उसके लिए चाहे हमारे को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को चेंज करना रहा या जिला भी चेंज करना रहा, वो भी करने में कभी कोई कसर नहीं रखी। अच्छा, कई बार यूं होता है चूंकि आपके दोनों डिपार्टमेंट रोड से रिलेटेड है, जी तो आपको कई बार यूं हुआ कि मैं अकेला चलता हूं और आज चेक करता हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है। जी आपने किया कभी ऐसा? मैंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन मैंने मेरे तरीकों से उसको चेक करवाया। जी और क्योंकि खुद जाने में कई बार हम सामने वाले को भी परेशान करेंगे। हम गए मान लीजिए हम किसी बस को ही चेक करना चाहते हैं तो हम बिना कारण के उस बस को रोकेंगे, ज़्यादा समय हम लगाएंगे, पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस के ऊपर किसी तरीके का फाइनेंशियल लीकेज है, ऐसी स्थिति है, तो हम उसको चेक करने में कहीं कसर नहीं रखी। या हम ये कहना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये रोडवेज की बात होगी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात आती है कि कहीं मान लीजिए ओवरलोडिंग का इशू है या कोई और इस तरीके का इशू है जिसमें इरेगुलरिटी हो रही है, उसको चेक करने के लिए मैंने मेरे प्रयास रखे। सडन फ्लाइंग भी भिजवाने का प्रोविज़न रखा, और उसमें ऐसा भी रहा कि वेल इन्फॉर्म सडन फ्लाइंग भी गई। वेल इन्फॉर्म मीन्स ऑफिस को पता था, जाने वाले को पता था कि वो कहाँ जाएंगी, कल जाएंगे, नेक्स्ट डे जाना है जी। और उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने उसके बाद में बिना इन्फॉर्मेशन के भी भेजी, और रिजल्ट्स में बड़ा ड्रास्टिक अंतर था। तत्काल कार्रवाई भी करी, ये जानते हुए कि आज हम कह करके भेज रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और अब हम बिना किसी को सूचना किए भेज रहे हैं। ऑफिसर को कॉन्फिडेंस में रखा कि आप सीधे जाएं, और उन्होंने जब वहाँ पर देखा तो थोड़ा सा हमें लगा कि नहीं, ये एक्शन ऐसे समय समय पे होते रहने चाहिए। अच्छा, एक बात और, जैसे गाड़ी वाला कहता है फलां जगह आरटीओ खड़ा है जी, तो उसका एक फिक्स अमाउंट होता है, 2 आगे निकलो, जी। ऐसी सूचनाएं आती थी आपके पास? देखिए, ये सूचनाएं तो एक मतलब इनकी फिक्स जगह होती है, वहाँ आपको मिलेगा, वहाँ आपको एंट्री टैक्स देना है, जी जी, जो जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ हाँ, ऐसी सूचनाएं आती थी? देखिए, इसमें तो ऐसी सूचनाएं तो आती तो थी, लेकिन उन सूचनाओं को कंफर्म करना भी इसलिए जरूरी होता था क्योंकि बोगस आरटीओ भी खड़े रहते थे। अब हम नहीं कह सकते कि वो जिनको देकर के कहीं से निकल गए हैं, या ऐसा समाचार आ रहा है या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं देकर के आया हूं, तो किसको देकर के आया, क्या विभाग का अधिकारी था या कोई बोगस अधिकारी था। लेकिन इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा काम रहा, और उप्रेती जी जो कि आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे, ये उस समय कमिश्नर थे ट्रांसपोर्ट के, वो भी बड़े संजीदा अधिकारी थे। वो हर बात को बड़ा ध्यान भी देते थे, और अपने जो ये कह लीजिए कि प्रैक्टिकल आइडियाज़ भी शेयर करते थे। तो हम हर समय कोशिश करते थे कि हम ऐसी बातों को चेक करें, ऐसा माहौल ना बने, और काफ़ी कुछ माहौल कुछ ठीक भी रहा, मैं कहना चाहता हूँ जी, काफ़ी कुछ ठीक रहा। आपके विरोधी आपकी पार्टी से जो टिकट मांगने वाले हैं जी, वो ये कहते हैं कि 2003 में सामाजिक न्याय मंच ने चुनाव लड़ा,
जी गोपाल जोशी ने, जी जी और 36,000 के आसपास वोट लिए उन्होंने। जी। तो उस समीकरण में वीरेंद्र जी चुनाव जीत गए। ठीक है। 2008 में ये सीट छोड़ दी तो पंडित जी जो घी वाले थे, उनका वह लोन काउंसिल में कोई वर्चस्व नहीं था, इसलिए चुनाव जीत गए। ठीक है। और ये 2 कंटिन्यू चुनाव लूज कर गए। ठीक तो अब हमारा एक राइट बनता है। जी। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति अपना अपना दावा करेगा। जी जो घर छोड़ करके फील्ड में आ गया है या घर में भी और फील्ड में भी है, वो कुछ सोच लेकर के आया है, वो अपनी सोच की बात करेगा। मैं मेरा काम कर रहा हूं, वो अपना काम करेंगे। मैं यहाँ पर मेरे पिता की सोच को लेकर के हूँ जी और उसी सोच के साथ में हूँ। पद पर था तब भी था, पद पर नहीं हूँ तब भी मैं उनके बीच में हूँ। आने वाला कल क्या होगा, ये फैसला आने वाला कल तय करेगा। मैं ये जानते हुए कि 2018 में मैं दूसरी बार इलेक्शन जीत नहीं पाया हूँ, जी मैं लगातार इस क्षेत्र में हूँ, पहले से ज़्यादा हूँ। मुझे ये पता है कि पार्टी की जो पहले की पॉलिसी रही, वो पॉलिसी रही कि जो 2 बार लगातार हारेंगे उनको कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। ये पार्टी की नहीं, मैं मेरी बात पूरी जी करता हूँ। जी इसको जानते हो, इसके अंदर एक्सेप्शन बीडी कल्ला जी भी हैं। मैं उसी पे ही आ रहा था। मैं कह रहा हूँ इसमें एक्सेप्शन बीडी कल्ला जी, बट पॉलिसी तो ये थी। इसमें एक्सेप्शन हम देखें तो और नेता भी हैं, उनका नाम मैं कोट नहीं करूंगा। और मैं मेरी सोच के साथ में हूं, हमसे जो बन पड़े हमें करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिले इसीलिए मुझे कुछ करना है। मुझे मिले या न मिले, मैं अगर कुछ आज दे सकता हूँ, मैं समय दे सकता हूँ, मेरी मेहनत करके कुछ है जो किसी आदमी को रिलीफ का काम करा सकता हूँ, क्षेत्र को करा सकता हूँ, उस सोच के साथ में हूँ। अब जहाँ तक बात आती है कि 2003 में मैं इसलिए जीता और 8 में मैं इसलिए जीता, मैं कहता हूँ कि मैं जो 2013 का इलेक्शन में हारा, वो वोटों के डिवीजन के कारण हारा, वरना मैं 13 का भी जीतता। और 2018 का भी मैं हारा, वो भी मैं इसीलिए हारा कि वो वोटों का डिवीजन हो गया। और ऐसे लोग जो लोग पावर शेयर करना चाहते थे, जी उन लोगों की पूरी ताकत थी। एक ही कंपटीशन चलता है जिसे हम कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। केवल मैं ही मैं रहूं, कोई और ना रहे, मैं रहूंगा तो मैं ही पद पर रहूंगा, ऐसी सोच का भी मैं शिकार हुआ। जी तो ये कह देना कि ऐसा इसलिए हो गया था, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका भी भाग्य अगर जोर मारेगा तो उनके लिए भी कोई नए रास्ते खुल जाएंगे। फिर वो यहाँ क्यों परेशान है। मेरे पिता 16 साल तक राजनीति से दूर रहे। कोई नहीं मान रहा था कि उनकी वापस किसी तरीके की कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एंट्री रहेगी। वो अपने क्षेत्र में हमेशा लगे रहते थे, मैं देखता था, बड़ी लगन के साथ लगे रहते थे। विशेष करके जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो हमारे यहाँ पर बनी, इसके जो विस्थापित थे, उसके उन लोगों के लिए उन्होंने हरदम काम किया। कभी मैं देखता था कि वो किन्हीं एमपी साहब के साथ में समय लेकर के जा रहे हैं, रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी से समय लिया है क्षेत्र की बात करने के लिए, उनके बेटरमेंट की बात करने के लिए। कभी पता लगता था कि शरद पवार जी रक्षा मंत्री जी के साथ में उन्होंने जो कोई समय तय किया है वहाँ पर जा रहे हैं। तो जो भी रक्षा मंत्री जी होते थे, ये पद पर नहीं थे, फिर भी उनके लिए लगे रहते थे। लोग इस बात को जानते थे, वकालत भी वो कर रहे थे, तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए, जी पैसा कमाने के लिए नहीं। हालांकि हमारी ज़रूरतें थी, छोटी मोटी भी ज़रूरतें थी। हमारे पास में किसी तरीके का ना कोई व्यापार है। मेरे पिता उद्योग मंत्री रहे, खान मंत्री भी रहे। हमारे घर में एक चेजा पत्थर की खान भी नहीं है और किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा कोई प्लॉट नहीं। मेरा इस पर एक सवाल जी, आप पर ये तो आरोप लगे कि चुनाव क्यों हारे, क्यों जीते, ये लगते, पर आप पर कोई करप्शन चार्जेस का कोई आरोप नहीं लगा। मैं धन्यवाद करूंगा इसके लिए सभी का, क्षेत्र का ही नहीं बल्कि क्षेत्र से अलग, क्योंकि राज्य की सीमाओं की बात थी और उससे बाहर की सीमाओं की बात भी थी। धन्यवाद है इस बात का, वरना आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। जी आरोप लगाने वाले कैसे भी आरोप लगा सकते हैं, ऐसा व्यक्ति भी लगा सकता है जिसको कि आरोप की गहराई का भी पता ना हो। लेकिन धन्यवाद है कि मैंने जो मेरी सोच रखी उस सोच को उन्होंने माना। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए। ऐसा आरोप ना आपके पिताजी पे लगे, नहीं आप पर लगे। ये हमारी 2 पीढ़ी की कमाई है और ये एक रिप्रेजेंटेटिव की, और एक चाहे वो
ब्यूरोक्रेट हो, ये उसकी सोच भी होनी चाहिए कि मैं जिस ईमानदारी से काम करने की प्रतिज्ञा लेकर के आया हूँ जी। उसको निभाऊं। जी कथनी और करनी में फर्क ना हो, ये मेरी सोच रही, मेरे पिता की सोच रही। और आज का जो वातावरण है, उस वातावरण में कथनी और करनी में अंतर रखने वाले लोगों को जरा ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से लोग देख रहे हैं, जो कि बड़ा तकलीफ देने वाला है, राजनीतिक क्षेत्र में विशेष रूप से तकलीफ देने वाला है। जी। आपकी बिटिया डॉक्टर है, जी हाँ। बीकानेर पोस्टेड है अभी। हाँ, अभी वो एज अ JR यहाँ पर कर रही हैं। वो यूटीवी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जो प्रोविज़न किया था और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्रसादी लाल जी साहब ने किया था, तो उसका फ़ायदा लेकर के वो यहाँ पर हैं और घर के बिल्कुल पास हॉस्पिटल है। हालांकि मैं मेरी बेटी को यहाँ पर लाना भी चाहता था उस वक्त, तो क्योंकि जयपुर में ही उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन के बाद में जब एडमिशन लिया तो थोड़ा जयपुर में कंफर्टेबल फील कर रही थी। जी मैंने भी कोई प्रेशर उन पर नहीं डाला कि अपने फैसले वो खुद करें, लेकिन अभी वो जब अपना PG के लिए एफर्ट कर रही थी, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो वो लगातार बुक्स में ही लगी हुई थी, कन्फाइंड टू होम हुई हुई थी। तो मैंने उनको फिर कहा कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप आओ, जयपुर महानगरी हो गया है, वहाँ किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन आप करोगी, जाना आना महंगा भी होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और आपको अपने पढ़ने के लिए भी समय कम मिलेगा। ऐसे में बीकानेर आएँ, आपके ताऊ जी जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़े और जहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, हालांकि वो बाद में ICMR के प्रोजेक्ट में चले गए थे, मेरे ब्रदर की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विनय की। जी वो एटमॉस्फेयर भी देखिए और घर के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है, एंजॉय करिए। तो आज के समय में उनको जाके बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर उनसे क्वेश्चन किया जाए तो वो शायद ये कहेंगी कि मुझे 1 साल भी क्यों मैंने वहाँ पर बिताया, मुझे यहीं आना चाहिए था, अपने लोगों से मिलने का भी मौका रहता। और ये जो PBM हॉस्पिटल है, ये PBM हॉस्पिटल जिसकी अपनी हिस्ट्री है, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में से एक हुआ करता था और कैंसर के इलाज में तो आज भी है, ऐसी जगह पर आकर के इतने सीनियर प्रोफेसर्स के बीच में रह करके बहुत कुछ सीखने का उनको मौका मिल रहा है। तो एक लोगों का ये भी कहना है कि वो आपकी राजनीतिक विरासत संभालेगी। देखिए, ये तो आने वाला कल कौन क्या करेगा हम नहीं कह सकते। उनकी सोच है, समय है और यहाँ के अगर क्षेत्र के लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो आएंगी। मैं किसी इस सोच का व्यक्ति नहीं था, मैं स्टूडेंट लाइफ में ही थोड़ा सा दूर हो गया था क्योंकि मैं मान रहा था कि ये मेरे बस का नहीं है, लेकिन मुझे वो मजबूरियों में, उन परिस्थितियों में मेरे पिता के साथ आना पड़ा उनके सपोर्ट के लिए। और ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे यहाँ पर आज जयपुर जाने का ना तो मन होता है, ना समय होता है। आज कांग्रेस वहाँ पर पार्टी इन पावर है, अधिकांश लोग ज़्यादा समय जयपुर बिताते हैं, मेरा अधिकांश समय बीकानेर में रहता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है। और मैं ये कहूँ आपका मन यही लगता है? निश्चित रूप से, बिल्कुल मन भी यहाँ लगता है और बारंबार मुझे मेरे पिता का चेहरा ध्यान आता है, उनकी सोच ध्यान आती है कि नहीं, हमसे जो बन पड़े कुछ हमें करना है। जब वो 5वीं बार विधायक बने थे, मैं इस बात को थोड़ा आगे करना चाहूँगा, तब मैंने कहा ठीक है, अपन बन गए, अब अपन क्यों बात, एक बार आना की बात अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये नहीं, हमें एक बार पावर में आकर के, मतलब हमारी जो हम इलेक्ट हों और हमारी गवर्नमेंट हो, तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत काम है जो पेंडिंग है, हमें काम करना है, एरिया हमारा पिछड़ा हुआ है। लंबे समय वो नहीं रहे, उस सोच को लेकर के उस वक्त भी मेरे प्रयास रहे और जब पार्टी इन पावर आई, सेकेंड टाइम गहलोत साहब CM बने, उस वक्त मैंने प्रयास भी किए कि कुछ काम कर पाएँ, कुछ अच्छे काम कर भी पाए। तो केवल और केवल यही सोच रही और उसी सोच के साथ में आज मन भी लगा रहता है, लोगों की सुनते भी रहते हैं, उन्हीं से बेटर आइडिया भी लेते रहते हैं, क्योंकि एक लेमैन अपनी समस्या तो बता रहा है, समाधान कैसे निकले उसकी सोच को भी सुनते हैं और उसके अंदर क्या जोड़ करके आगे कहाँ तक पहुँचाना है, वो प्रयास कल भी रहता था, आज भी रहता है। जी। ऐसे कोई बचपन के किस्से जो आपको आज भी गुदगुदाते हो या आज भी आपको याद हो, या कुछ चीज़ें आप देखते हो तो आपको वो बातें याद आ जाती हैं? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि जीवन एक अपना है ना, वो हमें हर आने वाला दिन कुछ नई नसीहत देता है, लेकिन जो बीता हुआ कल है वो भी हमारे को कुछ ना कुछ नसीहत देता है कि देखो, हमने उस वक्त ये जो किया था, ऐसा ना करके हम कुछ इस तरीके से करते तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। तो चाहे उस स्कूल लाइफ रही हो, चाहे कॉलेज लाइफ रही हो, ये तो लाइफ में सबके एक्सपीरियंस हैं
और विशेष करके मैं देखता हूँ कि जिन परिस्थितियों में हम रहते थे, जी। जिन परिस्थितियों में हम मतलब ये कह लीजिए कि जैक ऑफ ऑल बन करके रहते थे, काम सभी करते थे, खेल कूद में भी रहते थे, छोटी मोटी शरारतों में भी क्या पता रहते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चाहे स्कूल में रहे उसमें भी रहते थे, पढ़ाई में भी अपना प्रयास रखते थे और बड़ा अच्छा समय वहाँ पर बीता। एक में हमारे लिए जैसे कुछ एक जिंदगी भर की एक यादगार के रूप में हमारी स्टूडेंट यूनियन का इनॉग्रल फंक्शन था जी। दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती, उनकी लाइफ का मेरी जानकारी के अनुसार पहला इस तरीके का प्रोग्राम था। मदर टेरेसा हमारे इनॉग्रल फंक्शन में पधारी थी। अच्छा। हमें घंटों उनके साथ रहने का मौका मिला और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं वो फॉर्चुनेट पर्सन हूँ जिसको इतना पूरा लगभग आधे दिन से ज़्यादा मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, उनकी ब्लेसिंग्स रही। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उन्हीं की ब्लेसिंग्स का असर है कि हम आज हिम्मत के साथ में इन जो विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी बने हुए हैं, अपनी ज़रूरतों को इग्नोर करके, और आज लोगों में रह करके ज़्यादा खुश हैं, अभाव में भी खुशी महसूस करते हैं। जी। तो ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बाकी तो और लाइफ की छोटी मोटी बातें हम उनको याद करें, उसके लिए शायद ये सही मंच नहीं होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। नहीं, ये मतलब ये बड़ी बात है जो आपको समय समय पे याद भी आ जाती है और उनके विजन पे आप जी डेफिनेटली काम कर रहे हैं। डेफिनेटली। आपके बारे में एक आम चर्चा चलती है, एक आम धारणा है, लोग बातें करते हैं, वो कितनी सही कितनी गलत आप ही मोहर लगा दीजिए। आप मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आपके बारे में एक कहा जाता है कि एक व्यक्ति कोई आया आपके पास जी और उसने कहा कि आपका फलां कार्यकर्ता रूस गयो, एक अपनी भाषा में। हाँ। मैं बता दूं, रूस गयो मतलब रूठना होता है। तो आपने ये जवाब दिया, वो रूस क्यों गया, उसको तो जापान जाना चाहिए, फ्रांस भी जाना चाहिए, अमेरिका भी जाइए। जी जी। एक ऐसे, मैं तीन चार एक कंटिन्यू कर लेता हूँ। जी जी। एक ऐसा सवाल है कि आपको किसी ने फ़ोन किया कि साहब हमारे यहाँ आज पानी नहीं आया, तो आपने कहा कि आपके गांव की बस कितने बजे की है? जी। तो उसने कहा साहब हमारे 10 बजे बस आती है, तो मैं बिस्लेरी के कार्टून भिजवा रहा हूँ, उतरा लीजिए। जी। एक ने किसी ने कहा साहब हमारे गांव में पानी खारा है, जी। तो आपका जवाब था कि मैं पता से भिजवा रहा हूँ, कुएं में डलवा लीजिए, वो मीठा हो जाएगा। जी जी। ऐसे खूब सारे किस्से आपके बारे में चलते हैं। एक दो और जोड़ लेते हैं जी। एक ये भी जोड़ लेते हैं कि गाड़ी जो है ना, स्पेशली ओवरलोड का इशू है कि वो जो ट्रक मालिक है वो ये कह रहा है कि मैं 2 नंबर में गाड़ी चलाना चाहता हूँ। ये बात हो रहा है। हाँ। तो मैंने उनको कहा 2 नंबर में क्यों चलाते हो, टॉप गियर लगाओ। हाँ, ताकि आपका डीजल कम जले। एवरेज ठीक है। हाँ। देखिए ये ऐसी बातें हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि मेरे किस्से तो बनाए। जी। किस्से ऐसे नहीं बन जाते हैं, है ना। किस्से बनाने के लिए तो व्यक्ति की शख्सियत को बहुत बड़ा माना जाता है, तो उसके किस्से बनाए जाते हैं, है ना सर। दूसरा, उन्होंने कोई भी अगर मेरे बारे में बात कही तो जो बात आपने पहले भी फरमाई, मैं उस बात को वापस लेता हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किसी व्यक्ति से कोई आर्थिक लाभ लेने के लिए मांग की हो, रिश्वत नहीं मांगी। हमारा बात कहते हैं आर्थिक लाभ लेने के लिए कोई बात नहीं की। ये बात करने वाले हमारे वो भले विरोधी हैं जिनको विरोध करना था। और मैं वापस बात करता हूं कि हमारे बुजुर्गों की कई कहावत को याद करें, गोडे पर गढ़ करके झूठ पेश करना था। वो गोडे पर गढ़ करके उन्होंने झूठ पेश किया और चल पड़ी बाजार में, और लोगों को अच्छा लगा, वो एंटरटेनमेंट कर। हाँ, लोगों को अच्छा लगा। कोई बात नहीं, उनको खुशी तो हुई। धन्यवाद है कि वे हमारी इन बातों से उनको खुशी हुई, चलाई गई बातों से खुशी हुई। लेकिन इन बातों को कोई इनका आधार नहीं था। जहां तक बात आती है पानी खारा की, जी, तो ये एक यहाँ की बाकायदा रिपोर्ट थी कि भी इन जगहों के ऊपर हार्ड वाटर है और पोर्टेबल नहीं है, स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। फिर भी वहां पर जन भावना को देखते हुए अनेकों गांवों के अंदर हमने जो वहां पर ट्यूबवेल बोर करवाए। लोगों की मांग थी कि उसको इतना गहरा करवाओ, क्योंकि वो अपनी संतुष्टि भी चाहते थे कि शायद नीचे पानी मिल जाए। जबकि मेरा कहना था कि भाई आप इस साइड से नीचे जाएंगे तो पानी और ज़्यादा खारा होगा, वो आपके किसी काम का नहीं होगा। लेकिन नहीं, हिसाब करवाएं तो हमने 2 एक जगह पे वो टेस्ट भी करवाए, पानी खारा था और खारा हो गया।
उस खारे को मीठा कराने के लिए उस वक्त भी मैंने कहा कि खारे को मीठा करा देंगे। तो ये कहने वाले लोगों का किस्सा नहीं आया कि ये अगर आप करा दोगे तो हम तो आपको देवता मान लेंगे। खारे को मीठा करवाया। माननीय सीएम साहब के पास में इस बात को रखा। एक बार मीटिंग थी, वहां पर उस वक्त स्टेट में 1000 आरओ सैंक्शन हुए थे। अच्छा जी सर। उनमें से 30 आरओ सैंक्शन हुए थे बीकानेर जिले में, और उन 30 में से 21 सैंक्शन हुए थे विधानसभा क्षेत्र लोणकरंसर में, खारे को मीठा करने के लिए। और उनमें से अभी 21 पूरे नहीं बने। राज बदल गया तब तक भी काम, क्योंकि वो जो आइडेंटिफाइड वर्ड था नहीं हो पाए, 21 पूरे नहीं हो, लेकिन जहां पर बने वहां पर आप देखें पानी मीठा उनको पीने को मिला। जी, उनको पता लगा कि खारे से मीठा होता है। पर इस बात की कोई चर्चा नहीं करते। इस बात की चर्चा नहीं की, और ना वो लोग ये कहने वाले आए कि भी ये कर दोगे तो हम आपको तो देवता ही मान लेंगे। कहने का मतलब था कि हम आप ही को सब कुछ मान लेंगे। वो लोग भी उन किस्सों को ही हवा देते रहे। अब दूसरी बात आपने जैसे फरमाई थी कि ये गाड़ी कितने बजे जाती है, और ये सब ये बनी बनाई बातें थी। इस तरीके की बातें कोई करने वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक है, कहीं बैठे हैं एक अनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में कैसी भी बातें हो जाती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन किसी बात को कोट किया जाना, वो कोट बात कहाँ होगी? वो वहां होगी जहां पर आप कोई एक कह लीजिए ना कि एक ऐसे सवाल जवाब के दौर में है जिन बातों का रिकॉर्ड भी रख रहा है और साथ में उन बातों की सेंसिटिव भी है। जैसे आपने बात फरमाई ये रूस गए, तो एक मजाक की बात है। आज भी कोई कहता है कि भाई रूस क्यों जा रहे हो, इतनी दूर क्यों जा रहे हो, यहीं रह जाओ ना। अब वो कहना चाहते हैं कि वो नाराज हैं, तो मेरा भी उस बात के पीछे कहने की भावना है कि नाराज क्यों हैं। आपको अगर कोई नाराजगी है तो आप सीधा संवाद कायम करें। हो सकता है आपकी नाराजगी उचित ना हो, आप जो सोच रहे हो वो बात वैसी ना हो, और वो प्रेजेंट उस टाइप से करें। जी हाँ जी, क्योंकि हर बात के कितने भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। मैं सवाल इसीलिए कर रहा हूँ कि हर आदमी आपको पूछ नहीं सकता जी, और पहुंच नहीं सकता। जी हाँ जी, पहुंचे तो पूछ भी ले मान। जी हाँ जी हाँ तो ये हमारे माध्यम से, जी, हमारे चैनल के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो रही है। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। और मैं बात बार बार कहता हूँ, और मेरा ये हमेशा कोशिश रही है, और मैं ये कह लीजिए कि मैंने मेरी लाइफ में भी इसको एक तरीके से अडॉप्ट कर रखा है कि मुझे अगर किसी से कोई इशू है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनसे खुद से बात करूं, कंफ्यूजन्स ना रहे, गैप ना रहे। जी, नंबर ऑफ टाइम्स ऐसी बातें आई हैं कि सीनियर लीडरशिप के पास में भी मुझे कोई अगर किसी तरीके का इशू रहा तो मैंने उनसे खुद से ही कंफर्म किया है कि साहब ऐसी ऐसी बात थी, मेरे को ऐसा बताया गया है, तो मुझे करेक्ट किया गया। एक इशू मैं इसी पर ही लेता हूं, 2003 की बात लीजिए। मुझे ये कहा गया, संतोष चौधरी जी जो पंजाब की हमारी वो रही हैं अपना प्रभारी, हमारे यहाँ की प्रभारी थी, हाँ, पंजाब की, और ये जो AICC की सेक्रेटरी भी रही, उनका यहाँ पधारना रहता था। उस वक्त बड़ा वो पर्सनल विजिट करती थी हर जगह पे, अपनी गाड़ी में किसी को साथ भी नहीं बिठाती थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि साथ बैठती और बातें शुरू हो जाती हैं। फील्ड विजिट करती थी। तो मुझे किसी ने कहा कि ये सीट फीमेल सीट हो गई है लोणकरंसर, और हम जो आपसे जुड़े हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आपके घर में ये सीट आए, तो आपकी मिसेस का दावा करवाइए। अच्छा, तो मैंने उन व्यक्ति को कहा, ये 3 की बात है? 3 की बात। अच्छा, मैंने मैंने उन व्यक्ति को कहा, देखिए मेरी मिसेस पॉलिटिक्स में नहीं है, वो सिंपली एक घरेलू महिला हैं, सीधी सादी सी हैं, और उनकी ऐसी सोच नहीं है, और केवल इसलिए कि ये सीट फीमेल हो गई है इसलिए वो आ जाएं, ये मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगर ऐसा होगा तो जो डिजर्व करती हैं वो आ जाएंगी। तो मैंने कहा, लेकिन आपको किसने कहा? उन्होंने बताया कि मैडम संतोष चौधरी जी ने कहा। ठीक है। फील्ड विजिट चल रही थी, हम भी उनके साथ में थे, कहीं मीटिंग है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, वो काम भी कर रहे थे। तो लास्ट मीटिंग जहाँ थी, मैंने कहा आप बीकानेर पधारेंगे? कि हाँ मैं बीकानेर जाऊँगी। तो मैंने कहा मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कि नहीं बिल्कुल आइए। बहुत ही सॉफ्ट थी, और बड़ा जो ये कह लीजिए कि इतना अफेक्शन रखती थी सभी के साथ में। जी।
तो वहाँ बात करने के लिए मैं रूम में अंदर पधारने लगी, तो उन्होंने कहा आ जाओ, याद था उनको। मैं आया, इसी बीच में एक सीनियर लीडर और पधार गए थे, वो उनके साथ में एमपी भी रहे थे, संतोष चौधरी जी एमपी भी रही हैं जी। वो कुछ बात करने लगे, तो मैंने कहा ठीक है पहले इधर बात हो जाए। उन्होंने अपनी बात करी, बात करने के बाद भी उन्होंने पूछा मुझसे, तो मैंने कहा मैंने ऐसा सुना है मैडम कि ये सीट फीमेल रिजर्व हो गई है और ऐसा आपने फरमाया है। तो बोली आप तो बड़े पुराने परिवार से हो, आप ये जानते हो कि सीट को रिजर्व करना ना तो कोई रिजर्व हुई है, जो रिजर्वेशन है वो अपनी जगह पर है। इस तरीके का रिजर्वेशन अभी तक ना तो कहीं हुआ और ना मैं ऐसी कोई अथॉरिटी रखती हूँ कि मैं कोई सीट को रिजर्व कर दूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरे को एक ये बात आई थी, तो मैंने सोचा बेटर रहेगा कि मैं आपसे ही इस बात को कंफर्म करूं, बजाय इसके कि मैं दूसरे तीसरे किन्हीं से बात को पूछूं और हर बात में कुछ जोड़ के और कुछ कम करके बात आए। तो मेरे लाइफ में हमेशा ये रहा कि मुझे कोई भी अगर बात हो तो यही मैं हर व्यक्ति से भी कहता हूं कि मेरे लायक कोई काम हो मुझे बताइए। दो व्यक्ति अगर किसी गांव में डिस्प्यूट भी हो जाता है, दो ग्रुप भी हैं, तो मेरा हमेशा उनको ओपन इनविटेशन रहा है कि आप दोनों ही एक साथ पधारिए और दोनों दो तरफ बैठ जाइए। आपको ये तो पता लगे ना कि मैंने किसको क्या झूठ बोला है जी, सामने तो आए। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि मैं किसी को लड़ाने का काम करूं। मैं हमेशा ये चाहूंगा कि लोग खुशी से अपने घर में रहें, अपने दो पैसे कमाए हुए अपने और अपने परिवार पर खर्च करें, या उससे ज्यादा सोचें तो किसी सामाजिक सरोकार के काम पर खर्च करें, बजाय इसके कि वो थाना कोर्ट में पैसा दें, वकीलों को पैसा दें, अननेसेसरी वहां पर खर्च करें, टेंशन में रहें। ये सोच मेरी कभी भी नहीं रही, ये हमेशा सोच रही। आज आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं बात हर व्यक्ति तक कहना चाहूंगा कि आप अपने आप में छोटे मोटे विवादों को दरकिनार करके, छोटे मोटे इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके आपस में प्रेम पूर्वक रहें। लेकिन मानो बने मानता नहीं है। ये घर घर की कहानी है कि व्यक्ति अगर परेशान है और अगर नाराज है तो अपने से नाराज है। मेरे से नाराज जो लोग हैं, मैं भी ये उनके लिए भी ये मानता हूं कि वो मेरे में अपनत्व तो रखते हैं, इसीलिए मुझसे नाराज हैं। वो दूसरे देश के व्यक्ति को तो जानते नहीं, उस देश का नाम भी नहीं जानते, वहां नाराजगी तो नहीं है। तो नाराजगी भी अपनों से होती है जी। लेकिन उस नाराजगी के पीछे मेरे कभी भी कोई बैड इंटेंशन नहीं रहे, ना कल थे ना आज हैं। नाराजगी कोई शब्दों की हो सकती है, सोच की हो सकती है, अर्थ की हो सकती है कि उन्होंने एक अर्थ कुछ और निकाल लिया हो, या किसी तरीके के दबाव की हो सकती है। वीरेंद्र बेनीवाल ने कभी किसी को नाराज न करना चाहा, न करूंगा। जी, एक अंतिम सवाल। आपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की, आपके पास बहुत लंबा अनुभव है। जो यूथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं अभी, जी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये फील्ड बहुत अच्छा है। यहाँ आकर के और समर्पण के साथ वो काम करें तो फील्ड बहुत अच्छा है। और अगर वो ये सोचते हैं कि ये ग्लैमरस लाइफ यहाँ बिताने का हमें मौका मिले, ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आगे ही बढ़ पाए। कुछ स्ट्रगलर भी रह जाते हैं। ईमानदारी से काम करने की सोच लेकर के आए तो बड़ा कठिन भी है। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, चाहे वो हमारे इलेक्टेड पोजीशन पर यूथ आया हो या ना आया हो, गाड़ियां उनके पास बड़ी हैं। जी, हर व्यक्ति के पास बड़ी गाड़ी नहीं हो सकती। गाड़ी हो सकती है तो उसको डेली दौड़ाने के लिए, फ्यूल के लिए पैसा नहीं हो सकता। तो आज स्थिति ये हो गई है कि पॉलिटिक्स बड़ी डिमांडिंग हो गई है। मतलब सार का ये आ गया कि बहुत पैसा चाहिए आपको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। उस यूथ के पास में ऐसी परिस्थितियां हैं कि नहीं है, ये उसको देखना है। हम केवल और केवल ये देखें कि अमुक लीडर का जो डिक्लेरेशन आया वो इतने का है, ये ऐसे ही तो नहीं आ गया, वो ब्लेम करने की बजाय और उसमें कुछ और मीनिंग तलाशने की बजाय उनकी हिस्ट्री को भी जाने, उनके परिवार को भी जाने कि वो लोग कहां से आए हैं। केवल डिक्लेरेशन ना देखें। जी हाँ, नेहरू जी को देखें, इतने रईस थे, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ दान किया। बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व त्याग किया। केवल ग्लैमरस लाइफ ना देखें। और अगर ये सब देखते हैं, पैसा ही इसके अंदर माई बाप है, और पैसा होने के ऊपर, क्योंकि ये बात कही जाती है ना
कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम तो नहीं है। मुझे दिन में 2-1 बार कोई ना कोई सुना देते हैं कि आपने क्या किया। मैंने कहा मैंने जो भी किया, मैं अपने दिमाग में मेरे शांति है, मन में मेरे शांति है। मेरे पिता के दिमाग में भी शांति थी, मेरे मन में भी शांति है। मेरे पिता ऑटो का किराया 20 रुपया की बजाय 15 रुपया लगे, इसके लिए 2 किलोमीटर जून के महीने में दिन में 2 बजे भी पैदल चल लेते थे। अच्छा। क्योंकि हमारे पास में साधन नहीं थे, हमारे पास में हमारी जेब में जो है उसी बात थी। लेकिन उन्होंने ये सोच नहीं रखी कि भी मैं यहां से आज जो मैंने इतना पसीना बहा है, अब आने वाले के साथ में मैं किसी अनड्यू तरीके से 2 पैसे ले लूं। वो शांति रही, वो इज्जत आज भी आपने भी दी, लोगों ने भी दी। धन्यवाद है, ये पीढ़ियों तक चलेगी। वो जो यूथ आ रहा है, वो यूथ ये सोच करके अगर आए कि मौका मिल जाए, नहीं, ये मौका केवल और केवल इस बात का उनको मिले कि उनकी कलम में ताकत आए, वो कुछ ऐसे फैसले कर पाएं जिन फैसलों को कानून का दर्जा मिले, और इलाका ही नहीं, राज्य और देश की सीमाओं में वो कानून का लाभ जन जन को मिले। ऐसे यूथ को इस पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और जो केवल और केवल ये सोचते हैं कि नहीं, हमें इस चमक दमक में और पावर में जो अपनी जगह बनानी है, तो पावर में जगह अब भाग्य में लिखा है तो देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता जी, लेकिन वो पावर केवल लोगों के हित के लिए सोच करके वो आगे आए। हालांकि हमारे जिले का उदाहरण है, हमारे जिले के एक विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने ही चुनाव लड़ाया, लोगों ने ही खर्च किया और लोग ही आगे लेकर के आए। ये उदाहरण भी हमारे सामने। ऐसे नेता बने, मैं कहना चाहता हूं जो जनता से और जनता के लिए। यूथ अगर इस मैसेज के साथ में आता है तो निश्चित रूप से तो उनको आना चाहिए, हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आज का लेकिन समय भी ऐसा है, सबसे ज़्यादा आवश्यकताएं भी यूथ की होती है, ये तो हर समय की बात है। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूथ डिमांडिंग भी होता है। आज के समय में जो बात चल रही है उस बात में भी ये कि ज़्यादा एनर्जेटिक टीम होनी चाहिए। तो एनर्जेटिक टीम की अगर बात करते हैं तो हमारे 90+ एज के मानक चंद जी सुराना भी एनर्जेटिक थे। मेरे पिता जो 75+ एज के थे वो एनर्जेटिक थे। हमारी तो चाहे आंख ना खुलती हो, वो बीकानेर से चल करके जयपुर पहुंच जाते थे और शाम को वो वापस यहाँ पर आ जाते थे। जी, साधन अपने नहीं थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, अपनी गाड़ी नहीं होती थी। वो बस से चल करके सुबह 5 बजे की बस से आए, 12:30 बजे पहुंचे, दिन में अपना काम किया, शाम की बस पकड़ी या रात की ट्रेन पकड़ी, अगेन यहाँ पर आ गए। एनर्जेटिक थे। तो एनर्जी लेवल यूथ का जितना है वो ऐसे लोगों से भी है जो इंस्पायर हों कि वो लोग सीमित साधनों के होने के बावजूद, सीमित संसाधन होने के बावजूद भी लोगों के लिए काम करते थे। और मैं वापस उस बात को दोहराऊंगा, जी, रिप्रेजेंटेटिव वो है जो जनता से है और रिप्रेजेंटेटिव वो है जो जनता के लिए है। बेनीवाल साहब, आप हमारे यहाँ पधारे, बहुत सारी हमने बातें की जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, नहीं। लेकिन मेरा हमेशा सोच ये रही है कि जो मन में हो वो जबान पर हो, जो दिमाग में हो वो जबान पर हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, नमस्कार।